तो ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हमसे सारी गुफ्तगू इनके बाद इज़हार ख्याल करेंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया, और फरमाया, ए आयशा, वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर साहब हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में। इनसे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर अफजल बाबर साहब, तालीमी इदारों की बंदिश से होने वाले नुकसानात, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये वाहिद हमारा समाजी शोबा है कि जिसको हर जगह पे तरजीह नहीं दी जाती। जहाँ रियासत जो है वो इसको बिल्कुल आखिरी तरजीह देती है, वहाँ हमारी सोसाइटी भी और सोसाइटी के तमाम सेगमेंट जो हैं वो भी इसको पहली तरजीह नहीं रखते। यही वजह है कि आप देखें कि पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, या ये जो तीसरी लहर बड़ी शिद्दत के साथ कोरोना की जा रही है, तो हमारे यहाँ बिलखसूस जो निज़ाम तालीम है वो इतना सफ़र उसने किया है कि 2.6 मिलियन बच्चे कोरोना से पहले आउट ऑफ स्कूल थे। अब इनकी पोजीशन जो है वो कोई 4 मिलियन से ज़ायद बच्चों की हो चुकी है जो 100% आउट ऑफ स्कूल हो गए। जो स्कूलों में मौजूद हैं उनका डाटा तो हमारे पास उस वक्त पहुंचेगा जब इदारे खुल जाएंगे। दूसरा बड़ा नुकसान जो इसमें कोरोना पीरियड में हुआ वो ये हुआ कि हमारा जो बच्चा कोरोना से पहले ग्रेड 5th लेवल का था, आज अगर आप उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं तो वो 2 या 3 ग्रेड के बच्चे के इक्वल भी नहीं रहा। उसकी लिसनिंग, उसकी स्पीकिंग, उसकी रीडिंग, उसकी राइटिंग, जो भी मिनिमम एक दुनिया के अंदर बॉटम लाइन है बच्चे का म्यार चेक करने के लिए। तीसरा और बड़ा ही अहम नुकसान जो है, चूँकि मेरा तल्लुक निजी शोबा तालीम से है, तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी हर शोबा ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से कोरोना के अंदर जो है वो मैनेज करने की कोशिश की। रियासत ने भी, हमारी सूबाई हुकूमतों ने भी और सोसाइटी ने भी। लेकिन ये जो शोबा है, ख़ास तौर पे जो कम फीस वाले प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जो रियासत का हाथ बटा रहे हैं,
क्योंकि हमारी रियासत ने पिछले कोई 20-25 सालों में तालीम और सेहत को तरजीह नहीं दी। जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से ना स्कूल बने हैं, ना ही उसके हिसाब से जो है वो हॉस्पिटल हमने बनाए। तो हॉस्पिटल की सिचुएशन जो है वो कोरोना पीरियड में हमें नजर आ गई कि हमने किस तरह लोगों को हैंडल किया। ये तो अल्लाह का खास करम हुआ। तो एजुकेशन के हवाले से जिस तबके ने बाइज्जत रोजगार अपनाया और अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में आबादी के दबाव को जो है वो फेस करते हुए अपने 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं जिनको रियासत ने 25A के तहत जो है वो मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करनी थी, उसको बड़ी कम फीस के साथ जो है वो किताब के साथ जोड़ा, दरस व तदरीस के रिश्ते के साथ जोड़ा। वो सबसे बड़ा तबका जो है वो उसने सफ़र किया। क्या सफ़र किया? हमारे 80% स्कूल जो हैं वो किराए की इमारतों पे किराए नहीं दे सके। क्यों? कि उनका सोर्स ऑफ इनकम फ़ी है। लोगों की हालत जो है वो कोरोना में इस पोजीशन में पहुंच गई कि वो जो है वो सोर्स ऑफ इनकम उनका कोई नहीं है, तो वो अपनी रोटी का बंदोबस्त करेंगे या वो फ़ी पे करेंगे। फिर हमने कोई 30 लाख के करीब बच्चियों को खास तौर पे पूरे पाकिस्तान में जो है वो रोजगार दिया हुआ, बाइज्जत रोजगार। कोई 3 लाख के करीब ये प्राइवेट तालीमी इदारे। अब वो जो कहने के 3 मिलियन से जायद बाइज्जत रोजगार तबका था, उसका रोजगार छिन गया। खास तौर पे इस रमज़ान और ईद में मैं ये बताते हुए बड़ा वो कह लें कि शर्मिंदगी में महसूस कर रहा हूँ कि हमारी उन बच्चियों ने जो ये थोड़ी बहुत जो अजाजिये के साथ जो है वो उनका रोज़गार जुड़ा हुआ था निजी शोबे तालीम के साथ, वो ईद नहीं कर सके। वो ये जो रमज़ान के फ्यूज़ो बरक़ात अल्लाह ताला ने ईद की शक्ल में उनको जो है वो दिए हुए हैं, उसको उन सहूलतों को अवेल नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 3-4 बड़े मैंने मेजर नुकसानात एजुकेशन के हवाले से आपको गिनवाए इब्तिदाइया में, इसके असल जो कहने के अशारिये हैं वो जब दरसगाहें खुलेंगी और हमारे बच्चे जो हैं वो दरसगाहों के साथ दोबारा जुड़ेंगे तो फिर एग्जैक्ट डाटा आएगा। अलबत्ता जो हमारी बोर्ड क्लासेस हैं मैट्रिक और इंटर की जो पिछले साल हमने प्रमोट किए थे, मैं समझता हूं कि वो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी आपको भी, मुझे भी, मलिक साहब को भी और पूरी कहने के रियासत की जो ज़िम्मेदार कम्युनिटी है उसके सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेंगे कि हम कोरोना पीरियड में प्रमोट हुए थे, वो नंबर नहीं बता सकेंगे, वो अपना ग्रेड नहीं बता सकेंगे, वो अपना जो उनका नुकसान हुआ तालीमी नुकसान वो सारी ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकते। आपके कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ ज्यादती की गई है, यानी कि तालीम का जो है वो कत्ल किया गया है, मिस हैंडल हुआ हमसे। जिस तरह हमें हैंडल करना चाहिए था, आज हम पड़ोसी ममालिक की मिसाल देते हैं कि वो तीसरे नंबर पे आ गए कोरोना की हवाले से, लेकिन जिस जगह उनके यहाँ कोरोना पीक पे है सिर्फ वो इलाका सफर कर रहा है, बाकी उनके तमाम इलाके जो हैं वहां पे तमाम सरगर्मियां देखें ना, हमने बाजार खोल दिए, हमने ट्रांसपोर्ट खोल दी, हमने हर चीज खोल दी, तो दरसगाहें बंद रख के हम कोरोना को नीचे तो नहीं लाए। कोरोना उस वक्त नीचे आया जब आपने ईद के अशरे में जो है वो 100% कम्युनिटी को जो है वो लॉकडाउन की तरफ लेकर गए। तो हमारा मुतालबा भी यही था कि अगर आपने इसका साइकिल तोड़ना है तो फिर सिर्फ दरसगाहों को ना बंद करें, फिर आप तमाम शोबों को सिर्फ 14 दिन के लिए बंद करें और इसका साइकिल टूट जाएगा। लेकिन हमने 15 माह बच्चों के खराब किए, पिछला सेशन भी बर्बाद किया, ये सेशन भी बर्बाद किया, और जो कॉम्पिटेंसी मैं आपको बता चुका हूं कि 5वीं क्लास का बच्चा जो है आज वो 2री-3री क्लास के बच्चे के इक्वल हो गया है। जब वो दरसगाह में आएगा तो एक्चुअल नतायज उसके उस्ताद बताएंगे कि ये इस लेवल पे या शायद उससे भी नीचे चला गया। एडवोकेट इसरारुल हक साहब, आपसे हम पूछेंगे कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं JNN का मशकूर हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। इसकी बहुत अशद ज़रूरत है क्योंकि हमारे नौजवान हैं, इन्होंने ही आगे बढ़ के तो इस मुल्क को संभालना है। तो हमारा जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि बच्चों ने पहले ही हम बहुत पीछे थे एजुकेशनल सिस्टम में बच्चों की तालीम के हवाले से,
तो इसमें काफ़ी सारे लोगों ने, जब कोरोना आया तो क्योंकि फीसें भी, उन पे भी प्रेशर था, फाइनेंशियली फीसें दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने स्कूलों से बच्चों को छुड़वा दिया। काफ़ी परसेंटेज है जो घरों में बैठा दिए बच्चे, वो तो बिल्कुल ही गेन एजुकेशन से और आउट ऑफ ट्रैक हो गए। इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा पार्ट प्ले करना चाहिए था कि बच्चे कम से कम स्कूल ना छोड़ते, कुछ कंपनसेट गवर्नमेंट करती। खाली बच्चों ने स्कूल नहीं छोड़े, स्कूल जब बच्चों ने प्राइवेट स्कूल थे निकलवाने शुरू कर दिए बच्चे, पेरेंट्स ने, तो स्कूलों पे प्रेशर आया तो उन्होंने टीचरों को भी निकालना शुरू कर दिया। वो जिस तरह बता रहे हैं कि काफ़ी सारे टीचर्स की ईदें भी खराब हुई, तो इसी तरह स्टाफ कम करते गए, मुलाजमीन को निकालते गए स्कूलों में। वो एक सिस्टम सारा गड़बड़ की तरफ जा रहा है डे बाय डे। इसके लिए तो बहुत जल्द अज जल्द इकदाम करना चाहिए। स्कूलों को मैं ये समझता हूँ कि फिल फोर खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारे और सिस्टम सारे चल रहे हैं जिसमें ज़्यादा कचहरी है। मैं कचहरी में होता हूँ, हमारे उधर अदालतें खुली हैं और देखें तो रश से भरी होती हैं। तो ये स्कूल है, इसमें एक सिस्टम बनाए, एक SOPs के तहत इनको बच्चों को तालीम दें, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इससे ही हमारा एक सिस्टम आगे बढ़ेगा। और ये जहाँ तक अमेरिका और बाकी उधर स्कूलिंग जहाँ थोड़ा सा भी देखते हैं ना कि बेहतर है तो एकदम स्कूल वगैरह खोल देते हैं। ये नहीं है कि स्कूल में खाली हम ये किताबें नहीं पढ़ने जाते, इसमें बहुत सारी तालीम हम ले रहे होते हैं कि फिजिकली बंदा मेंटली साइकोलॉजिकली हर चीज़ की लर्निंग हो रही होती है। कि कदम स्कूल में रखता है, एक यूनिफॉर्म में होता है, एक हर चीज़ एक अपना रहा होता है, वो एक ऑर्गन ऑफ लाइफ है, उसको सारा समझ आ रहा होता है कि किस तरह मैंने डिसिप्लिन में जाना है। तो वो चीज़ों से महरूम हो रहे हैं हमारे बच्चे। घर में खेल कूद करके तो कहते हैं जी कंप्यूटर पे क्लास है, तो उधर देखो तो वो गेम खेल रहे होते हैं, तो क्लास हो रही होती है। वो ये क्या इनको एजुकेशन क्या मिलेगी और क्या ये सीखेंगे? और इसमें कंपटीशन कोई नहीं है, घर में बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ के बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो सब सारे स्पॉइल कर रहे हैं अपने आप को। इस चीज से हमें बहुत जरूरी बचाना है। बाकी इदारे चल रहे हैं SOPs की तरह चल रहे हैं, तो क्या तालीमी इदारे जो SOPs के बगैर नहीं चल सकते? चल सकते हैं मेरे ख्याल से। तो इस पे हमें फौरी फिल फोर इस पे तवज्जो देना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या SOPs ऐसी होनी चाहिए जो तालीमी इदारों की बाकी इदारों की तरह चला सकें? आप हैरान होंगे कि जब पहली लेयर आई तो हमारे इदारे को 7 माह के लिए बंद हुए, बल्कि जो हमारा विंटर जोन था वहाँ पे कोई 9 माह इदारे बंद रहे, क्योंकि जैसे ही उनकी विंटर वेकेशन ख़त्म हुई तो वो मार्च में कोरोना की वजह से स्कूल बंद करने पड़े। जब रीओपन हुए ना अगस्त सितंबर में स्कूल, तो वज़ीर तालीम से लेकर महकमा तालीम के एक आम अफसर तक जो है उन्होंने हर स्कूल में जाके चेक किया कि क्या बच्चे SOPs के साथ जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि नर्सरी क्लास की बच्ची भी अपने वालिद को, अपनी वालदा को टीचर के बताए हुए SOPs जो हैं वो बताती थी कि पापा आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते। तो दरसगावी से तो जो है वो तरबियत होती है, जिस तरह मलक साहब बता रहे थे। तो ये बदकिस्मती है कि जहां हमने अपनी नस्ल को SOPs का इदराक करवाना था, सिखाना था और उनकी जिंदगी का हिस्सा बनाना था, जहां पे वो डिसिप्लिन सीखता है, उस दरसगाह से जब रिश्ता ही आपने तोड़ दिया है, तो क्या वो शादी की तकारीब में सीखेगा? क्या वो बाजार में और जो गली में जो खेल रहा है बच्चों के साथ वहां पे सीखेगा? हरगिज नहीं। मैं समझता हूं कि ये दूसरा बड़ा हमने जुल्म किया कि कम तादाद के साथ महदूद औकात उसके हो जाते। तो मेरा नहीं ख्याल, आज मुझे बताएं ना कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक मार्केट खुली रहेगी तो कोरोना जो है वो छुट्टी पे होगा, तो 8 बजे के बाद जो है वो कोरोना ने आना है, इसलिए मार्केट बंद कर। तो क्या 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपकी दरसगाह नहीं खुल सकती? डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि कुछ एकेडमीज हैं, कुछ स्कूल हैं जो खुले रहे कोरोना के दौरान भी, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूं। उसकी देखें, उसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जहां कहीं पे भी समझदार वालिदैन मौजूद हैं, हमारी इस दौरान ये तीसरी लेयर में खास तौर पे तमाम पार्लियामेंटेरियन से जो हुकूमती बेंचों पे हैं या अपोजिशन में, सबसे मुलाकातें हुई। जाहिर है कि हम भी अपनी एक मुहज़्ज़ब आवाज़ उठाते रहे। तो हर कोई ये कहता था कि जी मैं तो अपने बच्चे की फीस रेगुलर दे रहा हूँ। जब हम उनसे पूछते थे कि आपका बच्चा पढ़ता कहाँ है, तो वो कहते थे कि जिसकी फीस 20,000 रुपया है या 30,000 रुपया। फिर हम उनको कहते थे अच्छा फीस तो आप दे रहे हैं, तो बच्चा आपका कैसे पढ़ रहा है? तो वो कहते थे, इवन के डिप्टी स्पीकर ने भी ये कहा
कि वो मैंने उसको 2 टैबलेट लेकर दिए हुए हैं, एक लैपटॉप लेकर दिया हुआ है, एक ट्यूटर मुकर्रर किया हुआ है घर में। तो आप मुझे बताएं ना कि हमारी सोसाइटी का कितने परसेंटेज तबका है जो ये सारी आसाइशें और सहूलतें बच्चों को लेकर दे सकता है। हाँ, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि हमारा 80-90% वो तबका, जो बच्चा स्कूल आएगा तो उसको फीस मिलेगी, फीस आएगी तो वो बिल्डिंग का किराया देगा, फीस आएगी तो वो मुलाजमीन को तनख्वाहें देगा, उसका तो सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। 71 से पहले तक रियासत जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलती रही कि रियासत जो है जहां कहीं इदारा नहीं बना सकती थी, वहां पे अगर आपने स्कूल बनाया है, मलक साहब ने बनाया है, तो वो 60-40 की रेशो के साथ साथी की तनख्वाहें, बिल्डिंग का रेंट, यूटिलिटी बिल्स जो है वो रियासत पे करती थी। और आज भी दुनिया में जिन्होंने तालीमी तरक्की के अहदाफ जो हैं उनको हासिल किया है, उन्होंने मिलकर ये सारा काम किया है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने खुद तो इदारे बनाए नहीं, और जो लोग हमारी नस्ल को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए जो है मुश्किलात पैदा की। तो ये जो एकेडमीज वाला मामला है या कुछ स्कूल जो खुले रहे, उसकी एक वजह मैंने बता दी कि वालिदैन बड़े समझदार हैं। वो कहते हैं जब मैंने स्कूल में फी देनी है तो मैं इस बच्चे को किसी ना किसी शक्ल में 1 घंटे के लिए या होमवर्क चेक करवाने के लिए या क्लास में जाके वो कम अज कम जो है वो दोबारा होमवर्क लेने के लिए वो चला जाए। तो ये सिलसिला कुछ पढ़े लिखे वालिदैन ने और संजीदा जो स्कूल मालकान हैं उन्होंने जारी रखा। क्यों कि ये जो दौर जा रहा है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, ये नंबर गेम वाला दौर आ गया। अब हमने बच्चों को एक ऐसी दौड़ में डाल दिया है कि अगर वो बोर्ड क्लासेस में अच्छे नंबर नहीं लेगा, वो अच्छी पोजीशन नहीं लेगा, उसका अच्छा कॉलेज मिस हो जाएगा, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिस हो जाएगी, वो अच्छे सब्जेक्ट्स में नहीं जा सकेगा। तो बच्चे, वालिदैन और असातिज़ा, और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा कंपटीशन है। तो हमारी दरसगाहों ने जब हुकूमतों को इस चीज़ का इदराक नहीं हुआ तो उन्होंने फिर अपनी मदद आपके तहत जो है कोई ना कोई रास्ता निकाला। आज भी मैं जिस मीटिंग से उठ के आया हूं तो वहां पे हमने यही जो है वो अपने अकाम बाला को बताने की कोशिश की कि आपने कहा जी कि 20 या 23 जून से बोर्ड के पेपर्स हो रहे हैं, क्या आपने सेंटर बना दिए? क्या आपने जो है वो इन्विजिलेटर मुकर्रर कर दिए? क्या आपने ये सारी जो टीचर्स कम्युनिटी है जिसने वहां पे अपनी ड्यूटी सारा अंजाम देनी है उनको जो है वैक्सीन लगा दी? आज एनसीओसी ने फैसला किया कि कल से 30 साल से कम उम्र के लोगों की जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन होगी वैक्सीन की। तो जब हमारी प्लानिंग, हमारी मनसूबाबंदी इतनी लेट है और कमजोर है कि हमने कई मिलियन रुपीस टेली तालीम को दे दिए जिसका 1% फायदा जो है वो स्टूडेंट को नहीं हुआ। टेली तालीम के जरिए वो बच्चा तो बैठने नहीं चाहता वो टीवी के सामने, वो कहता मुझे लैपटॉप लेकर दें, मुझे टैबलेट लेकर दें ताकि मेरी ऑनलाइन क्लास हो। मतलब क्या आप ऑनलाइन क्लासेस से मुतमईन नहीं है? पूरी दुनिया नहीं है मुतमिन। ये अल्टरनेट हो सकता है, ये आपको कह लें कि किसी मामूली से मसले का टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन 100% अल्टरनेट नहीं हो सकता। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से मुतमईन नहीं है तो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन हुए थे उससे किस तरह से मुतमईन है? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ, मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो 15 महीनों के अंदर हमने यूनिवर्सिटीज के 3 सेमेस्टर बच्चों के जाया किए ऑनलाइन के नाम पे, हमने 1 रुपया किसी यूनिवर्सिटी को बच्चे की फीस कम करते हुए नहीं देखा, ना रियासत की उसकी तरफ तवज्जो की। आज पंजाब का नोटिफिकेशन आ गया कि कल से तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, तमाम जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं वो जो है वो खुल जाएंगी, इसलिए कि उनके एडमिशन जो है पिछले 6 माह से लेट हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऑनलाइन तो तरक्की याफ्ता ममालिक भी जो है इसमें कामयाब नहीं हो सके, हमारी तो सहूलत ही नहीं है। आपकी 70% जो रूरल आबादी है वहां तो नेट की सहूलत ही नहीं है, आज भी उनके पास बटन वाला मोबाइल नहीं है, तो आप कैसे एंड्रॉइड सेट लेकर उनको देंगे? फिर वो एडिशनल अखराजात जो हैं वो नेट पैकेजेस के वो वालिदैन के ऊपर डालेंगे। वो तो जिस तरह मलिक साहब ने कहा, वो तो कहेगा कि मैं किसी तरीके से इनकी रोटी पूरी कर लूं, मैं कैसे इनकी जो है वो जो साजिशें हैं वो पूरी करूं। तो ये ऑनलाइन तालीम जो है ये दुनिया के बहुत चंद ममालिक में, आप मुझे बताएं ना कि जो बानी है इसके, उन्होंने भी ये जो है वो सर्टिफाई कर दिया कि जो फेस टू फेस बच्चा सीखता है और अपने माहौल में बैठ के सीखता है, वो स्क्रीन के जरिए वो चीजें नहीं सीख सकता। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर बहस करना कि ऑनलाइन फायदामंद है या फायदामंद नहीं है, हरगिज नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उनका जी हमने थोड़े अरसे के लिए, अगर कोई 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए
बच्चे जो हैं वो हमने दरसगाहों का माहौल बेहतर करने के लिए उनको ऑफ किया है, तो उनको भी जोड़ के रखा है। दुनिया में मुझे बताया ना कोई एक रियासत वो हमसे लोअर लेवल पे है या अपर लेवल पे, उसने 15 महीने के लिए दरसगाहें बंद की। वाहिद पाकिस्तान है दुनिया में जिसने अभी लेयर आती नहीं, बल्कि कल मैं हैरान हुआ कि किसी चैनल पे ये चल रहा था कि अभी शायद चौथी लहर भी आने वाली है, और वो इन तीनों लहरों, देखिए ना, हम कौम को डरा के, धमका के, खौफ में मुब्तला करके, और फिर कहते हैं कि ये नस्ल तमीर पाकिस्तान में अपना डॉक्टर साहब, ये जो लहर है ये अस्पतालों के लिए मौसर है क्या सोशल लाइफ के लिए मौसर है कि नहीं? मैं तो ये समझता हूं कि जो आपकी समाजी जिंदगी है ना, उसका हमने जनाजा निकाल दिया। यकीन जानिए, एक घर में अगर 4 बच्चे हैं ना, तो वालिदैन ने जो भी उनके हालात हैं, अपने चारों बच्चों को, आज से 15 माह पहले वो कहते थे कि मोबाइल नहीं देना बेटी को, आज से 15 माह वो कहते थे कि आपने अगर टीवी देखना है तो वो फैमिली के साथ बैठ के देखना है। आज हमने ये डिवाइस उसके हाथ में पकड़ा दी, और वो उसका ना सोने का टाइम है, ना उसके जागने का टाइम है, ना उसके खाने का टाइम है। और आप देखिएगा कि अगले चंद महीनों के अंदर आपके साइको केस पाकिस्तान और आना शुरू हो। डॉक्टर साहब की बात यहाँ काटूंगी मैं। आपने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस से मुतमईन नहीं हैं, अभी आप कह रहे हैं कि स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में है, तो जो पेरेंट्स बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं बाकी एंटरटेनमेंट के लिए, तो क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं दे सकते कि कोरोना है, आप स्मार्टफोन के जरिए या ऑनलाइन क्लासेस भी लें? नहीं, ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये पेरेंट्स ने नहीं दिए, ये हमारी रियासती पॉलिसीज का फेलियर है कि उन्होंने जो वो अपनी हम उम्र बच्चों के साथ बैठ के घंटे के लिए भले वो चला जाता, ठीक है, वो छोटे क्लस्टर्स उनके बन जाते, वो डिस्टेंस के साथ बैठ जाते, वो जो कुछ वहां पे 1 घंटे में सीख सकते थे वो 10 घंटे स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए वो नहीं सीख रहा। बच्चा है ना, वो तो डिमांड करेगा कि चूंकि मलक साहब के बेटे के पास जो है वो लैपटॉप आ गया, वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो पापा आपके वसाइल हैं या नहीं है, मुझे लेकर दें, ठीक है। तो वो उसने मजबूरन उसकी जरूरत पूरी की, लेकिन मैं उसके नुकसानात बता रहा हूं कि वो जो 10 घंटे उसका स्क्रीन टाइम बढ़ा है, आप किसी भी आई हॉस्पिटल में जाके देखें कि 15 माह पहले बच्चों का आंखों का मुआयना कितने % बच्चों का होता था, और आज कितने % बच्चे जो हैं वो अपनी आई साइड वहां पे जाके चेक करवा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये स्क्रीन टाइम बढ़ना जो है ये हमारे यहाँ कामयाबी नहीं है, बल्कि उसकी फिजिकल ग्रोथ रुकेगी, उसका अपने घर के अफराद से जो एक दूसरे के साथ बैठ के खाने का टाइम था वो डिस्कनेक्ट हो गया, एक दूसरे के साथ बैठ के फैमिली टाइम जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया, और वो माँ को, बाप को, बहन भाइयों को जो उसका टाइम बनता था वो देने की बजाय वो इस स्क्रीन को दे के सोसाइटी का एक कमजोर शहरी हम बना रहे हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है जो शायद उसकी जिंदगी बचाने से ज्यादा खतरनाक है कि कल को एक अपाहज नौजवान जिसने रियासत की तमीर में अपना किरदार नहीं कोई अदा करना, वो जब सोसाइटी का मेजॉरिटी की शक्ल में जो है वो हिस्सा बनेगा, तो मुझे बताएं कि आपकी गली के, आपके मोहल्ले के, आपके माशरे के जो मसाइल पैदा होंगे, कौन उसको ठीक करेगा? दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये 15 माह का नुकसान, स्क्रीन टाइम का नुकसान, ऑनलाइन का नुकसान, ये हमें आने वाले जो कहने के साल है उसमें हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। चौथी लहर अल्लाह ना करे कि आए हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है कि ये जो 15 माह में 3 लहरें जो हमने गुजारी हैं और नाकस पॉलिसीज की वजह से एक पूरी जनरेशन का हमने टाइम ज़ाया किया है, उसके लिए अभी हमें तैयारी करना होगी कि हम उसको कैसे अच्छा शहरी बना सकते हैं, दोबारा उसका टाइम कैसे कवर कर सकते हैं, और उसको तमीर पाकिस्तान में, आपने बड़ा अच्छा टाइटल आपका पहचान पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या हमने ये ज़हनी अपाहज बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान की पहचान बनानी है, या उनको जो खुदादाद सलाहियतें विरसे में मिली हैं उनको पॉलिश करके हमने तमीर वतन में कोई किरदार अदा करना है? इसरार हक साहब, आपके ख्याल में तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में हम इस सूरत हाल को कैसे निपट सकते हैं? इसमें यह है कि हमारे कुछ ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट देखें कि कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, कारोबार भी चल रहे हैं, कि टाइम फ्रेम वर्क दिया है। इसी तरह स्कूल्स को रोक देना, बिल्कुल बंद कर देना, जो कि बुनियादी हमारी चीज़ है कि जिसने कल हमारी सारे हमें संभालना है, इस मुल्क को संभालना है, इस नेशन को संभालना है, उनको आपने एक साइड पे कर दिया है।
वो जिन पे सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह अच्छी रोशनी डाली है कि जिन पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है उनको तो इग्नोर कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा अजीब अलमिया है इसमें कि जहाँ ना एजुकेशन पे कोई ख़ास फाइनेंसिंग हो रही है ना कुछ देखा जाए तो उनके हालात देखें तो वो हज़ार बंदा रो रहा है। वो जो प्राइवेट स्कूल के मालकान हैं वो अपनी जगह रो रहे हैं कि उनके बच्चे वो जो थे वो 50% भी नहीं रहे, तो उनके बिल हर चीज़ उनको तो उसी तरह देने पड़ रहे हैं, उनको किराए उसी तरह बिल्डिंग्स के देने पड़ रहे हैं और इवन हर साल 10% किराया भी बढ़ जाता है। वो भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं कोई कहा कि ये 10% अब नहीं बढ़ेगा या कुछ अरसे तक मजीद कम होगा किराया, वो भी कोई ऐसी रेशो नहीं अडॉप्ट की गई कि ताकि ये लोग भी कम अज़ कम सही इस माशरे में ठीक सुकून से गुजर बसर कर सकें। और जहाँ तक ये अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कुव्वत इन्होंने कहा कि उनकी आंखें टेस्ट करने के लिए अब डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनके ईयर्स को जो डाल के टूटियाँ उनमें भी उसकी वजह से कानों का भी मसला बन रहा है। मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं जी हमारे बच्चे तो अब डोरे होना शुरू हो गए हैं, ये ऊंचा सुन रहे हैं। ये चीज़ें तो हमें बहुत, और नफ्सियाती साइकोलॉजिकली बच्चे बहुत पीछे जा रहे हैं डे बाई डे। वो नफ्सियात जो बड़ी चीज़ होती है इसमें हमें बहुत गौर, हर स्कूल इंस्टीट्यूट में एक नफ्सियाती डॉक्टर रखना पड़ेगा ये जब एक सिस्टम को वापस लाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत पीछे चले गए हैं और बिल्कुल ही एजुकेशन से कट ऑफ हुए हुए हैं इस वक्त। बच्चे वापस उनको लेके आना और एक रिदम में लेके आना बड़ा ज़रूरी है। एक क्रिकेट मैच होता है ग्राउंड में और फिजिकल एक्टिविटी है, और वही क्रिकेट मैच आप कहेंगे इसमें गेम में बैठ के खेलो तो उसमें कितना फर्क होगा। तो यही हाल है कि हमें इसको इधर कर रहे हैं एजुकेशन को, तो वो जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तो हमें फिजिकली और मेंटली हर तरह हम पीछे जा रहे हैं डे बाय डे। डॉक्टर साहब, तालीमी सेशन की तब्दीली और सिंगल नेशनल कैरिकुलम जैसे प्रोग्राम जो मौजूदा दौर है, इसके दावे के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी मौजूदा बरसरी इक़्तिदार रजीम है इसका जो इंतखाबी मंशूर था और पिछले 5 साल जो इनके कह लें कि तरक्की के दावे हैं जैसे दावे ही थे KPK के अंदर, तो जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी कौम ने एक मैंडेट दिया। मैं समझता हूँ कि इन 3 सालों में 2 एजुकेशन के हवाले से इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए। पहला यही कि हमने यकसा निज़ाम तालीम जो है वो मुतारफ़ करवाना है। खान साहब की जो बात है वो दिल को बहुत अच्छी लगती है कि बीकन हाउस में बैठा हुआ बच्चा और टाट में बैठा हुआ बच्चा जो है वो एक जैसा निज़ाम तालीम उसको मिल जाएगा, जो कि 3 सालों में अभी तक तो मिला नहीं है। फिर मैं समझता हूँ कि दूसरा बड़ा जो दावा है वो ये है कि वो कहते हैं कि हमने एक बच्चे को ये सहूलत दी कि वो दुनिया की बेहतरीन तालीम जो है, किताब जो है, निसाब जो है उसके साथ वो लिंक अप है। और दूसरा जो है वो हमारा वही रवायती तरीका, वो जो डंडे के जरिए तालीम देने वाला, तो इसको भी वो कह रहे थे, बल्कि उसमें मदारस का भी नाम उन्होंने लिया। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से ये एक बहुत अहम मौजू है। इसके ऊपर हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी जो लीगल कम्युनिटी है, ये एक बहुत बड़ा पिलर है। इनको दस्तूर पाकिस्तान की वो तमाम जो उसके आर्टिकल्स हैं उसको सामने रख के ये देखना होगा कि बच्चों के राइट्स के हवाले से जो भी हमारे दस्तूर के आर्टिकल्स हैं या आइन ने जो उनको सहूलतें दी हुई हैं उसको बेस बना के आज हमें मौजूदा हुकूमत के ये जो 2 दावे हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम का और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने सेशन की तब्दीली के कैम्ब्रिज वाले जो है उनका सितंबर में सेशन शुरू होता है और जो आम हमारे जो 80-90% आवाम है उसका जो है वो मार्च अप्रैल में, तो कैम्ब्रिज वालों का तो इन 15 तो सेशन की तब्दीली है जी, तो 15 माह में पीछे उनका सेशन चेंज नहीं हुआ। उनका पिछले साल भी अगस्त सितंबर में सेशन शुरू हुआ था और आज भी उनका, जब आप तीसरी लहर से गुजर रहे हैं तो उनके सेशन पे आपने एक दिन भी आगे पीछे नहीं किया। ठीक है, उनके आपने देखे ना पीक में आपने उनका O लेवल का पेपर लिया, वो तो चूंकि अपोजिशन का दबाव था और आप वो माहौल नहीं बना सके या पता नहीं उसके अंदर अंदरूने खाना कुछ महंगे स्कूलों की फीसें जो हैं वो रिकवर करनी थी, तो एक दिन के लिए पेपर ले गए, तो बाकी उनकी फिर अगस्त सितंबर में पेपर चले गए। ये जो तबका है उसका सेशन इस टाइम पे विंटर जोन जो है उनको कोई पता नहीं कि हाँ हमने अब कब सेशन क्लोज किया है, कब हमने जो है वो नया सेशन शुरू करना है।
समर जोन जो है उसकी मैं बात आपको बता चुका हूं। अभी एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे यहां इन्होंने कहा था कि जो मार्च में सेशन क्लोज होता है, अप्रैल में शुरू होता है नया सेशन, इस साल ये मई में क्लोज होगा 31 मई को, और 1 जून तक जो है वो सारे इम्तहानात हो जाएंगे, नताइज हो जाएंगे, फिर समर वेकेशन आ जाएगी, जो नवंबर दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने पूरा प्लान दिया था, और हम अगस्त में नया सेशन शुरू करेंगे। आप हैरान होंगे कि इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसमें अभी तक ही बहम है कि पहली से लेकर 8वीं क्लास तक वजीर तालीम तो ये कहता है कि बगैर इम्तहान के इस दफा कोई बच्चा प्रमोट नहीं होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन वो आपने इम्तहान ले ली कब है? आपके पास आगे वो टाइम है? फेडरल बोर्ड की आज जो है वो आई है डेट शीट मैट्रिक और इंटर के बच्चों की, और आपको पता है किस टाइम पर आई है? 23 जून को पहला पेपर है, दोपहर 2 बजे पेपर शुरू हुआ करेगा। आप मुझे बताएं कि अभी थोड़ी देर के लिए हमने यहां पे जो है वो स्टूडियो में पंखा ऑफ किया है, तो हमसे बैठने नहीं हो रहा 10 मिनट। तो जिन इलाकों में सेंटर बनेंगे और 23 जून को टेम्परेचर आपका कहां पे होगा, मुझे बताएं कि वो बच्चे पेपर देंगे या पेपर उनके पसीने के साथ जो है वो लिखा कुछ होगा और वो पढ़ा कुछ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो मैं ये समझता हूं कि आपने इस तालीमी सेशन के साथ जो खलवाड़ किया है, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कौम के लिए, कि वो बच्चा जिसको आप कह रहे हैं कि अब आपने बगैर इम्तहान के अगली क्लास में नहीं भेजना, तो आप ये भी तो सोचिए कि इम्तहान जो आपने उससे लेना है, जिसकी बुनियाद पे उसको नंबर मिलने हैं, तो आपने किस पीरियड में रखा है? किस उससे तो ज्यादा बेहतर था कि आप सुबह 7 बजे पेपर रखते और 9 या 10 बजे या 11 बजे तक वो पेपर देकर चला जाता, चूंकि 5 बजे सूरज निकल आता है। तो आपको क्या जरूरत पेश आई कि आपने किस जो है वो माहिर तालीम से मशवरा किया, किस माहिर सेहत के साथ मशवरा किया कि दोपहर 2 बजे जो है वो आप पेपर लेंगे तो उसमें बड़े अच्छे नताइज आएंगे? तो ये वो दो ऐसी चीजें हैं। इसी तरह किताब अभी तक आप मुहैया नहीं कर सके सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत, और जो मॉडल टेक्स्ट बुक है काम उस पर बहुत हो रहा है, वसाइल पूरी दुनिया ने जो हमें दिए हैं वो उसके ऊपर हम झोंक रहे हैं, लेकिन उसकी अमली शक्ल अभी तक हमारे सामने नहीं है। वो कहते हैं ठीक है अगस्त में क्लासें शुरू होनी है, उस टाइम तक किताबें आ जाएंगी। मैं समझता हूं कि आपने ये दोनों जो नारे दिए थे, जो दावे किए थे, ये उसी तरह के यू टर्न साबित हुए हैं जिस तरह पॉलिटिकली, चूंकि हम यहाँ पे प्योर एक समाजी शोबे को डिस्कस कर रहे हैं, हम खुद जो है इनके इस नारे की बुनियाद पे इनके सपोर्टर हैं, लेकिन उसकी अमली शक्ल जो आ रही है, मैंने दोनों आपको बता दी कि किताब अवेलेबल नहीं है। बीकन हाउस का बच्चा आज भी वो कैम्ब्रिज की किताब पढ़ रहा है, मदरसे का बच्चा आज भी दरसे निजामी की किताब पढ़ रहा है, टाट के स्कूल में बैठा हुआ बच्चा आज भी जो है उसके पास वही तख्ती स्लेट है, और मेरा और आपका बच्चा जो है जो मेरी और आपकी पॉकेट से तालीम हासिल कर रहा है, जबकि मेरा और आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रियासत को जा रहा है तालीम और सेहत के लिए और उसकी समाजी जरूरतों के लिए, लेकिन वो उसकी तालीम भी मुझे खुद खरीदना पड़ रही है और उसको खुदा न खास्ता कहीं से डिस्प्लिन लेकर देना पड़ती है, तो वो भी मुझे खुद परचेज करना पड़ती है। तो मैं समझता हूं ये दोनों चीजें जो है ये इस मौजूदा हुकूमत की खुल के सामने आ गई हैं कि ये एक बहुत बड़ा खलवाड़ हुआ है कौम के साथ, जिसके नताइज बाकी नताइज के साथ हमें भुगतना पड़ेंगे अगले 2 सालों में। इसरार साहब, सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे वालिदैन जो है वो उनके ख्वाहिशात का एहतराम क्यों नहीं करते? इसमें ये सरकारी जो स्कूल है ना, उसमें ये मेयार तालीम नहीं है, वो एक पे है, फिक्स पे है टीचर की, उसने लेनी है, उसके बाद उसने जो वीक बच्चे हैं उनको कहना है घर आ जाओ ट्यूशन के लिए। एक ट्यूशन सिस्टम बन गया है और उन्होंने एकेडमियाँ बनाई हुई हैं, वो खुद प्राइवेट रुझान है उनको कि प्राइवेट ये पढ़ेगा बच्चा तो ठीक होगा, वो अपने वालिदैन को उनको बुला के खुद कहते हैं कि हमारी एकेडमी में इसको भेजो या इसको प्राइवेट मेरे घर भेजो तो मैं ताकि ये ठीक हो। बल्कि स्टैंडर्ड आई हो ही नहीं सकता। स्कूल का जो टीचर है उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। ये बड़ा मुश्किल है इस मुल्क में, ये एक सिस्टम को इकट्ठा, मतलब आप डॉक्टर साहब आप सरकारी स्कूल के सिस्टम है उससे भी मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं देखिए हम सरकार के स्कूल से पढ़े हुए हैं, मलिक साहब भी सरकार के स्कूल से, मैं तो घर से बोरी लेकर जाता था। हुआ क्या है, हुआ यह है कि इन 15 माह में ये जो अरबों रुपए सरकारी स्कूल के टीचर की जेब में गए हैं ना तनख्वाह की मद में, एक तरफ ये हमारा कहने की तस्वीर का रोक है, और दूसरी तरफ जो 5,000 10,000 थोड़े से मुआवजे के साथ बेहतरीन तालीम दे रहा था उस्ताद, उसने ईद अपनी बगैर तनख्वाह के की है। ठीक है,
तो मैं ये समझता हूं कि जिस रियासत के अंदर एक ही काम करने वाले 2 शहरी जो हैं उनमें इतनी बड़ी खलीज हो, वो सोसाइटी मैं समझता हूं कि वो कमजोर तरीन सोसाइटी होती है। कि एवरेज इस्लामाबाद में जो सरकारी टीचर है हमें 1 लाख रुपए में माहाना में पढ़ रहा है और उसके अकाउंट में जा रही इतना, वो तो स्कूल जाए या ना जाए, स्कूल खुला हुआ हो या स्कूल बंद हो, उसकी तनख्वाह में किसी किस्म की कमी नहीं आनी। और मेरे स्कूल का उस्ताद जो 8-10 हज़ार रुपया लेकर ऑनरेरियम जो है वो उससे रिजल्ट भी अच्छे दे रहा है, वो वालिदैन के म्यार पे भी पूरा उतर रहा है, उसकी ईद खराब हो गई है हमारी नाकस पॉलिसीज की वजह से। तो ये सोसाइटी के अंदर जो तबकाती तकसीम है एक ही शोबे के लोगों के साथ, देखे ना, एक वकील बहुत कम फीस के साथ जो है वो केस फाइट करता है और दूसरा वकील जो है वो अपनी मर्जी की फीस लेता है, लेकिन इनकी जो बार काउंसिल है वो दोनों को एक जैसा ट्रीट करती है। उसके वोट की हैसियत, बार काउंसिल के अंदर उसके लाइसेंस की हैसियत, वो कोई उसमें फर्क नहीं है कि ये फीस ज्यादा लेने वाला वकील है या कम फीस लेने वाला वकील है। तो पाकिस्तान में 73 सालों में उस्ताद की सर्टिफिकेशन, उस्ताद की लाइसेंसिंग ना करना, मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा हमने जो है वो सोसाइटी के साथ जो है वो बुरा सलूक किया। कि एक तरफ तो सरकारी उस्ताद जो है, मैं सारे साथी की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं कि मेरा उस्ताद जब मैं ग्रेड 5th में था तो वो अपने घर से खाना खिला के हमें शाम को रोक के बगैर ट्यूशन फी के अपने इदारे के नताइज बेहतर करने के लिए जो है वो अपना इंसाफ करता था दरसो तदरीस के निज़ाम के साथ। और आज का उस्ताद वो कहता है मेरे अकाउंट में तो मेरी तनख्वाह आ रही है ना, स्कूल मजीद 15, मुझे बताएं ना, असातिज़ा अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए तो सड़कों पे आते हैं सरकार के। इन 15 माह में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा कितने सड़कों पे आए हैं कि स्कूल खोल दो? कितने असातिज़ा ने कॉलम लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं कि बच्चों का नुकसान हो गया, अगर सड़कों में नजर आ रहे हैं तो वो प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं, क्यों? कि उनका जरिया माश उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि ये भी एक सोसाइटी की जो तकसीम है इसको मिनिमाइज करना होगा, तब जाके माशरा हमारा जो है वो स्मूथ बन सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। इसमें एक थोड़ी सी मैं कहूंगा कि म्यारी तालीम यकसा एक जैसा इसलिए नहीं हो सकता कि हमारा एक हाई क्लास है वो अपने बच्चों को तो बाहर पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे या तो ये हो ना कि वो भी इधर ही पढ़ेंगे तो फिर तो हम कहेंगे कि ये कोई इंसाफ करेंगे तालीम के साथ। उन्होंने तो बच्चे बाहर पढ़ाने हैं और हमें 3rd क्लास कैटेगरी में लेके जा रहे हैं कि तालीम की तरफ कोई रुझान ही नहीं है। इसलिए हम सबको, और ये माशाल्लाह ये आपने ये मीडिया के जरिए ये जो आवाज़ को आगे बढ़ा रही हैं, ये इसको बाकी चैनल्स को भी लेके आना चाहिए आगे, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे बच्चों का एक फ्यूचर है, इसके लिए बहुत हमें सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और सर साहब आपका भी, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने आपका, और बहुत अच्छी अवेयरनेस है जो हमारे इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंच रही है कि तालीम वाकई एक बहुत बड़ा मसला है, ये हमारी नस्लों को आगे बढ़ाता है। ओके नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई